बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट 2 आर्टिकल्स में हम लोगों ने करंट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आज हम करंट के डिफरेंट इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। वैसे तो करंट के 3 इफेक्ट्स हैं, लेकिन इस आर्टिकल में मैं आज जो है वो आपके साथ सिर्फ 2 इफेक्ट डिस्कस करूंगा, जिनमें पहला इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट्स क्या हैं, इनकी रीजंस क्या हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, फायदे क्या हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि आपके घर में बहुत सी ऐसी अप्लायंसेज हैं जो करंट पर काम करती हैं। इनमें से कुछ अप्लायंसेज ऐसी हैं कि जिनको जब आप करंट देते हैं तो वो हीट अप हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। जिनमें आपका इलेक्ट्रिक हीटर भी आ जाता है, जब उसको करंट मिलता है तो वो गर्म हो जाता है। अगर आप अपने इलेक्ट्रिक बल्ब को देखें जो घरों में यूज होते हैं, तो उसको भी जब करंट मिलता है तो वो कुछ ना कुछ गर्म हो जाता है। यहां से हम ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट का एक काम क्या है, चीजों को गर्म करना। जिस चीज में से भी, जिस वायर में से करंट पास कर रहा हो, उस वायर को वो हीट अप कर देता है, उसमें हीट प्रोड्यूस कर देता है। इसे हम बोलते हैं करंट का हीटिंग इफेक्ट। तो सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूं तो करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है? That flow of current, the flow of current in a wire increases its temperature। तो याद रखिएगा, अगर किसी वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर करंट बह रहा हो तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है। इसे हम बोलते हैं करंट का हीटिंग इफेक्ट। स्टूडेंट्स, अगली बात जो हमारे जहन में आनी चाहिए वो ये है कि ये हीटिंग इफेक्ट क्यों है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट का कॉज क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, हीटिंग इफेक्ट के कॉज को भी देख लेते हैं। अगर हम माइक्रो लेवल पर जाकर देखें तो किसी भी वायर के अंदर आप लोगों को कुछ इस तरह से चार्जेस जो है वो फ्लो करते हुए नजर आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, जबकि दरमियान में ये जो ऑलमोस्ट स्टैटिक चार्जेस हैं ये आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए, इलेक्ट्रॉन अपने इस फ्लो के दौरान बार बार इन पॉजिटिव आयंस के साथ टकराते हैं। जब बार बार इन पॉजिटिव आयंस के साथ टकराएंगे तो इनको अपनी किनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, जिसकी वजह से ये जो आयंस हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू करेंगे। जब इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आकर टकराएंगे, इनकी वाइब्रेशन आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा एम्पलीट्यूड की होती जाएगी, तो इनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और जब किसी लैटिस के एटम्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, इसी को हम कहते हैं कि उस लैटिस का टेम्परेचर बढ़ गया है। तो एक्चुअली में हमारे पास जो करंट की वजह से टेम्परेचर बढ़ने की वजह है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लैटिस के आयंस के साथ टकराते हैं, उनको एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। एग्जैक्ट यही वर्डिंग जो है आपकी बुक ने यहां पर 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन की है। ये जो हाईलाइटेड लाइंस है ये है इसका कॉज के क्यों हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो याद रखिएगा, मैं यहां पर सिंपल एक लाइन में क्योंकि बताना है तो यही कह देता हूं कि क्या है कॉज जी। It is because of the transfer of kinetic energy of electrons to atoms of the lattice। ठीक है जी, मैं इसको शॉर्ट में करके लिख रहा हूं, आप लोगों ने इसको एग्जैक्ट जैसे बुक ने लिखा है वैसे लिख लीजिएगा। तो याद रखिएगा क्या वजह बनी जी, कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है जब वो लैटिस के एटम से टकराते हैं तो उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और वो एनर्जी जो है वो एज ए हीट बनकर आपके सामने नजर आती है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इसका कॉज। नेक्स्ट चीज अगर हम देखें कितना हीटिंग इफेक्ट होगा, इसका कोई फॉर्मूला तो मेरे पास होना चाहिए। याद रखिएगा, हीटिंग इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देख लीजिए, यहां H का मतलब है हीट। ये वो हीट है जो प्रोड्यूस होगी उस कंडक्टर में। I करंट है, R रेजिस्टेंस है उस वायर की, और T जो है वो टाइम है जितने टाइम तक हमारे पास करंट जो है वो उस वायर में से फ्लो करता रहा है। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम जूल्स लॉ भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
और हीट का यूनिट याद रखिएगा, जूल ही आता है, क्योंकि एनर्जी कोई भी हो जिस मर्जी टाइप के उसका यूनिट जो है वो जूल्स होता है। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, हमारे पास देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। कौन से फैक्टर्स है जिन पर हीटिंग इफेक्ट डिपेंड कर रहा है? देखें, जब भी आपने किसी चीज के फैक्टर्स देखने हो तो फॉर्मूले को देखते हैं, जितने फैक्टर्स फॉर्मूले में आ रहे हैं वही वेरिएबल्स होते हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। आइए जरा देखते हैं, इस हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूला में आपकी जो हीट है सबसे पहले करंट पर डिपेंड कर रही है। तो पहला फैक्टर क्या हुआ जिस पर हीट डिपेंड कर रही है? वो है अमाउंट ऑफ करंट। और जो नोट करने वाली बात है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीटिंग इफेक्ट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि हीटिंग इफेक्ट करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आप करंट डबल करें, हीटिंग इफेक्ट डबल नहीं हो जाएगा, बल्कि हीटिंग इफेक्ट 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट जो है वो करंट के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है स्टूडेंट्स। दूसरा फैक्टर जो है वो भी हमारे पास उसी फॉर्मूला से आएगा, लेकिन ये फैक्टर आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक हीटर है और आप इसमें से 2 एम्पेयर्स करंट पास करते हैं, तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली ये हीट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर आप इसकी जगह 4 एम्पेयर्स करंट पास करें तो आप देखेंगे अब इसमें जो हीटिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा, अब ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। आपने ऐसा क्या चेंज किया यहां पर जो हीटिंग इफेक्ट बढ़ गया? तो याद रखिएगा, आपने अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा दिया, और अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाने से हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, दूसरा फैक्टर भी देख लेते हैं। दूसरा फैक्टर हमारे पास हीटिंग इफेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है? आर यानी रेजिस्टेंस पर। किसकी रेजिस्टेंस? वो जिस भी चीज में से करंट पास कर रहा है उसकी रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप किसी वायर की रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो उसका हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, हमारे पास आगे चल के बताऊंगा, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी चीज क्लियर करने के लिए यहां बता दूं, रेजिस्टेंस जो है ना, जितनी वायर लंबी हो, लेंथ ज्यादा हो, उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होती है। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि हीटिंग इफेक्ट बढ़ाने के लिए डेफिनेटली हमें रेजिस्टेंस बढ़ानी है, लेकिन हम रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करते होते हैं? हम वो जो भी कंडक्टर है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अपने घरों में इस्तेमाल होने वाला हीटर देखा हो, इलेक्ट्रिक हीटर, तो उस हीटर के ऊपर जो उसका फिलामेंट होता है जिसमें से करंट पास करना होता है, आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा लेंथ का लेते हैं। क्यों इतनी ज्यादा लेंथ का फिलामेंट लिया? क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा, अगर आप हीटिंग इफेक्ट ज्यादा करना चाहते हैं तो आप रेजिस्टेंस ज्यादा करेंगे, जिसके लिए आप कैसी वायर लेंगे? लंबी वायर लेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, अगर आप उसका फिलामेंट देखें तो उसका फिलामेंट तो काफी छोटा होता है, तो फिर वो इतनी हीट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? स्टूडेंट्स, उसकी वजह यह है कि अगर आप इसके फिलामेंट को जरा जूम करके देखें तो आपको पता चलेगा इसके फिलामेंट के अंदर जो है ये कॉइल्ड वायर है। यानी कि असल में इसकी लेंथ काफी ज्यादा है, लेकिन इंजीनियर्स ने इसको कॉइल बनाकर छोटा करके बल्ब के अंदर रखा हुआ है। और ना सिर्फ ये एक दफा कॉइल है, बल्कि अगर आप एक कॉइल को भी जूम करके देखें तो उस कॉइल के अंदर भी वायर मजीद कॉइल्स की फॉर्म में होती है। यानी कि अगर ये जो फिलामेंट है बल्ब का, इसको मैं अगर बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेच कर दूं तो स्टूडेंट्स पता चलता है कि ये तो 20 इंच लंबी वायर है, जिसको उन्होंने कॉइल के अंदर कॉइल बनाकर एक बड़े जबरदस्त तरीके से डिजाइन करके छोटे से बल्ब के अंदर बना दिया। लेकिन असल में ये 20 इंचेस लॉन्ग है। इतना लंबा फिलामेंट क्यों लिया? क्योंकि लंबा फिलामेंट होगा, लेंथ ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, वो ज्यादा ग्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, करंट और रेजिस्टेंस। अच्छा, तीसरा फैक्टर टाइम है। अच्छा, टाइम का फैक्टर उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली हमारे पास जितना ज्यादा देर तक बल्ब जलता रहेगा तो डेफिनेटली उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उस पूरे ड्यूरेशन में। सो ये हो गए हमारे पास वो फैक्टर्स। अब आखिरी चीज आप लोगों को जो पता होनी चाहिए वो है एप्लीकेशन। ये हीटिंग इफेक्ट आपको कहां कहां मिलेगा? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एप्लीकेशन में आपकी घरों में यूज होती हर वो डिवाइस जो करंट मिलने पर गर्म हो जाए, या जिसका काम करंट मिलने पर आपको हीट देना हो, वो करंट का हीटिंग इफेक्ट ही यूज कर रही होगी। चाहे वो ये टोस्टर हो जिसमें आप टोस्ट गर्म करते हैं, चाहे वो ये इलेक्ट्रिक आयरन हो जिससे आप कपड़े इस्त्री करते हैं, या वो इलेक्ट्रिक कैटल जिसके अंदर आप चाय गर्म करते हैं, या इलेक्ट्रिक
हीटर जिससे आप वैसे ही हीट लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो करंट के हीटिंग इफेक्ट को ही यूज कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर्स, टोस्टर्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, क्या बाकी चीजों में हीटिंग इफेक्ट नहीं होता? होता है स्टूडेंट्स, जब भी करंट पास करता है लाजमी हीटिंग इफेक्ट होता है। इसी से आप देख सकते हैं कि आपके घर में लगा जो बल्ब है उसका काम हीट देना नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें से जो कम करंट पास करता है तो वो भी गर्म हो जाता है। इसी तरह बाकी अप्लायंसेस देखें, अपने लैपटॉप देखें, उसका काम हीट देना नहीं होता, लेकिन जब आप उसको चार्ज करते हैं और यूज कर रहे होते हैं वो भी नीचे से गर्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जगहों पर तो हीटिंग इफेक्ट अच्छी बात है, वो तो एप्लीकेशन बन जाएगी जहां हमें हीट चाहिए, लेकिन बाकी जगह जहां पर हमें हीट नहीं चाहिए फिर भी हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वहां हीटिंग इफेक्ट अच्छी नहीं बल्कि बुरी बात है। वहां हम चाहते हैं हीटिंग इफेक्ट कम हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हीटिंग इफेक्ट। आइए अब जरा चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाने के लिए उनको टच करना जरूरी नहीं है, बल्कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से अभी थोड़ा दूर होता है, फिर भी अभी वो टच नहीं कर रहे होते, फिर भी मैग्नेट की फोर्स दूसरे मैग्नेट तक पहुंच जाती है। लेकिन क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम इसके लिए एक्सप्लेनेशन में ये कहते हैं कि एक मैग्नेट के गिर्द एक ऐसा फील्ड होता है जो हमें नहीं दिखता। इस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं स्टूडेंट्स। और जब दो मैग्नेट्स एक दूसरे के करीब आते हैं, अभी वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते, लेकिन उनके फील्ड्स एक दूसरे को टच कर लेते हैं। इस वजह से वो एक दूसरे पर फोर्स लगा देते हैं। हमें लगता है जैसे उन्होंने एक दूसरे को बिल्कुल इंटरेक्ट किए, टच किए बगैर फोर्स लगाई है, और हकीकत भी यही है, लेकिन फिर भी उनके फील्ड्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का कांसेप्ट आता है, और हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड किसके गिर्द होता है? मैग्नेट के गिर्द होता है। और हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? बड़ी आसानी से। इसके लिए हमें एक कंपास चाहिए बस। अगर आपके पास कंपास मौजूद हो और करीब में कहीं मैग्नेट आए तो कंपास जो है वो अपना रुख मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ कर लेगी। तो याद रखिएगा, ये हमारे पास एक कंपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के काबिल होती है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, क्या बताया मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के गिर्द होता है। लेकिन स्टूडेंट्स एक दफा अजीब बात हुई कि दो शख्स काम कर रहे थे, एम्पेयर और ओरस्टेड। इन दोनों लोगों ने ये देखा कि हमारे पास जब कहीं पर करंट पास कर रहा हो तो करंट पास करती चीज के करीब भी अगर आप कंपास लेकर आए तो अचानक से वो डिफ्लेक्ट करती है, जिसका मतलब करंट के गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। यानी कि पहले हम सोचते थे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है? सिर्फ मैग्नेट्स। लेकिन बाद में हमें पता चला कि करंट आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। ये कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या हुआ? आसान अल्फाज में अगर मैं बोलूं तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है बेसिकली प्रेजेंस ऑफ करंट is always accompanied by magnetic field in its surrounding. In its surrounding. कि जब भी कहीं करंट हो तो वो अपने गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर मैं दो एग्जांपल आप लोगों के सामने शो करता चलूं। अगर मेरे पास ये एक वायर है और इस वायर में करंट बिल्कुल स्ट्रेट पास कर रहा है, मैं इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड महसूस कर सकता हूं। अगर मैं कंपास लेकर आऊं तो कंपास का डिफ्लेक्ट करना बताएगा कि यहां मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा? अगर मैं कंपास को एक जगह पर रखूं और कंपास की नीडल की डायरेक्शन को नोट कर लूं और फिर इसी जगह पर आगे कंपास को रख के फिर इसकी डायरेक्शन नोट कर लूं और फिर इसी तरह से मजीद आगे रखकर इसकी जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी डायरेक्शन नोट करके इसी प्रोसेस को रिपीट करूं, तो मुझे पता चलेगा कि ये मेरे पास एक सर्कुलर फील्ड आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी जगह पर एक करंट बिल्कुल स्ट्रेट पास कर रहा हो तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन कैसा? सर्कुलर होगा।
तो ये एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की एग्जाम्पल है, लेकिन ये कहां दी हुई है मैंने एग्जाम्पल? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा? स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल आपकी बुक ने साइड पर बनाई है, इसको देख लीजिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरे पास स्ट्रेट वायर ना हो, बल्कि मैं एक स्ट्रेट वायर को लेकर उसको इस तरह से घुमाऊं, तो ये मेरे पास जो नई चीज बनेगी स्टूडेंट्स, ये कहलाती है सोलेनॉइड। याद रखिएगा, सोलेनॉइड को अगर आप करंट देंगे तो उसमें करंट डेफिनेटली सर्कुलर वे में मूव करेगा। जब मैंने इस सोलेनॉइड में से करंट पास किया तो इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, और वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से था स्टूडेंट्स। अभी मैं इसको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि चैप्टर नंबर 14 में ये चीजें आपने बहुत डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि बुक ने यहां डायग्राम बनाई है। तो आप परेशान ना हो, मैं बता रहा हूं कि यहां पर पिछले एग्जाम्पल से फर्क क्या, यहां करंट जो है वो सर्कुलर मूव करेगा, और आप देख रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, अंदर वाली साइड पर, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। एक जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है मैंने, और दूसरी जो है वो करंट कैरिंग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो एग्जांपल है जो आपको पता होनी चाहिए, साइड इंफॉर्मेशन में बुक ने बनाई है। जरा इमेजिन करें, यहां पर भी हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इमेजिन करें जरा मेरे पास ये एक करंट कैरी कंडक्टर है, मुझे मालूम है इसके गिर्द एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पर प्रोड्यूस होगा। मैं यहां दो पॉइंट्स लेता हूं, एक पॉइंट ए और पॉइंट बी। आप लोग देख रहे हैं कि पॉइंट ए जो है वो कंडक्टर के करीब है और पॉइंट बी जो है वो कंडक्टर से दूर है। अगर मैं आपसे पूछूं कहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो आप बताएंगे कि पॉइंट ए पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, क्योंकि पॉइंट ए जो है वो कंडक्टर के करीब है, और आप जितना सोर्स के करीब हो फील्ड उतना स्ट्रांग होता है। जैसे मैं जमीन के जितना करीब होगा ग्रेविटेशनल फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, जितना दूर जाता रहूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड उतना वीक होता जाएगा। तो यहां पर भी ऐसे ही स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा पॉइंट ए पर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा, जबकि पॉइंट बी पर वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी कि यहां से हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड किस चीज पर डिपेंड करता है? नंबर वन, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस फ्रॉम द वायर पर भी डिपेंड करता है। यह पहला फैक्टर है कि आप करंट से हैं कितना दूर, डिस्टेंस फ्रॉम करंट, करंट का जो सोर्स है उससे आप कितना दूर हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसको मैं आर लिख देता हूं, डिस्टेंस के लिए हम आर, और मैंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे चल के आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं यहां आसान अल्फाज में कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी कि बी की वैल्यू डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद स्टूडेंट्स जरा देखते हैं, अगर मैं इस पॉइंट ए की बात करूं फिर से, तो आप देखें इस वक्त वायर में 2 एम्पेयर करंट पास कर रहा है, तो पॉइंट ए पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन अगर इस वायर में से 5 एम्पेयर करंट पास करे, तो आपको पता है जब ज्यादा करंट होगा तो उसी पॉइंट के ऊपर अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड पहुंचेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और किस चीज पर डिपेंड कर रही है कि उस वायर में से करंट कितना पास कर रहा है। तो दूसरी चीज हमारे पास क्या हुई, दूसरा फैक्टर्स हुआ अमाउंट ऑफ करंट। दूसरी जिस चीज पर डिपेंड कर रहा है ये अमाउंट ऑफ करंट, और हम लोगों ने देखा अमाउंट ऑफ करंट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना करंट ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिनको चैप्टर नंबर 14 में आपने डिटेल में पढ़ना है, लेकिन आपकी बुक ने ये दोनों बातें यहां पर कही हुई है, मेंशन की हुई है। तो ये हो गया हमारे पास फैक्टर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, नेक्स्ट चीज जो हम लोगों ने देखनी है वो है इसकी एप्लीकेशंस। स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन में याद रखिएगा, जिस तरह मैंने इसकी एप्लीकेशन में बताया, जहां पर भी आपके घर में करंट से हीट प्रोड्यूस हो वो इसकी एप्लीकेशन है, चाहे वो इस्त्री हो, चाहे वो आपका जो है हीटर हो, इलेक्ट्रिक हीटर, या टोस्टर हो, या कोई और चीज हो। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट को ढूंढना चाहते हैं अपने घर में कि कहां कहां करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट यूज हो रहा है, स्टूडेंट्स एक निशानी याद रखिएगा, जहां आप करंट से चीजों को मूव करवा रहे हैं वहां करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट यूज हो रहा है। बहुत सिंपल बात कर रहा हूं। तो मिसाल के तौर पर आप घर में जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो फैन
रोटेट करना शुरू हो जाता है, यानी कि यहां करंट ने मूवमेंट जनरेट की है, यहां मैग्नेटिक इफेक्ट ही होगा। इसी तरह से अगर आपके पास मोटर है तो मोटर में भी आप जैसे ही करंट देते हैं तो मोटर भी मूव करना शुरू हो जाती है, उसके अंदर कॉइल वगैरह मूव करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर मोटर में भी मैग्नेटिक इफेक्ट ही है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हर वो चीज जो करंट की वजह से चले, रोटेट करे, उसमें हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ही यूज हो रहा होता है। चाहे वो मोटर्स हो, चाहे वो फैन हो, फैन के अंदर भी होती तो मोटर ही है। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो है मैं आप लोगों को यहां देता चलूं, वो ये है कि जब आप गैल्वानोमीटर से करंट मेजर करते हैं तो यहां पर भी अगर आप देखें, जैसे ही करंट गैल्वानोमीटर को मिलता है तो गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो फौरन डिफ्लेक्शन देती है। ये नीडल ने भी तो फौरन मूव ही किया है ना करंट के आने से, तो इसका मतलब यहां पर भी मैग्नेटिक इफेक्ट ही यूज हो रहा होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि और कहां यूज हो रहा होता है जी, गैल्वानोमीटर में। अच्छा, बुक ने गैल्वानोमीटर का नाम डायरेक्ट नहीं लिखा, लेकिन उसने इशारतन बात की है। इस लाइन में वो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट किस लिए यूज होता है, मेजर करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए करंट को। तो करंट को मेजर या डिटेक्ट करने के लिए जो हम मीटर्स यूज करते हैं उनमें एक डिटेक्ट करने के लिए गैल्वानोमीटर ही है। तो असल में वो ये कहना चाह रहा है कि गैल्वानोमीटर के अंदर, या आगे चल के आप पढ़ेंगे एम मीटर के अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट ही हम यूज करते हैं। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास दो इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। आप लोगों ने देखा कि मैंने यहां पर दोनों चीजों को एक्सप्लेन भी किया है, और इस तरह से एक्सप्लेन किया कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कोई एक भी चीज तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकें। तो ये दोनों चीजें आप अच्छी तरह से देख लें। अब तीसरा इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपसे अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।